हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे, जो बात करने वाले हैं ये आपके एस्टेट का टीजीटी हिंदी पेपर है, जो आपका 3 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। हालांकि टीजीटी का ये क्वेश्चन पेपर है ना, इसके साथ है आपके अन्य पेपर भी हुए थे, जैसे साइंस का, मैथ का, ठीक, एसएसटी का और आपके संस्कृत का, अन्य सब्जेक्ट भी आती हैं वो भी। इनके 90 क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। 30 क्वेश्चन तो सीडीपी के, 30 क्वेश्चन में आ जाते हैं आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 इंग्लिश के, ठीक है। फिर बाकी 30 क्वेश्चनों में आ जाती है 10 नंबर की हरियाणा जी के, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की मैथ। तो इस प्रकार ये 90 क्वेश्चन कॉमन होते हैं। बाकी सब्जेक्ट के आते हैं वो 60 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में हम हिंदी के जो ग्रामर, जो 60 क्वेश्चनों में पूछी गई है, साथ ही साथ जो पेडागोजी हिंदी की, यानी जैसे शिक्षा शास्त्र बोल सकते हैं या हिंदी की टीचिंग मेथड, तो उन्हें क्वेश्चनों को भी देखेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। हालांकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्यूशन करवा के प्ले लिस्ट बना दी है। मैंने हरियाणा पीआरटी के नाम से, आप देखना चाहें जिनका भी जेबीटी का पेपर है 28 सितंबर को, तो नीचे तौर से आप देख सकते हैं। उसमें सभी सब्जेक्टों के, एक मैथ को छोड़कर मैंने सभी के सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं सीडीपी के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप है वो उपयुक्त नहीं रहेगा। आपने सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो त्वरण है ना, जिसे एसिलरेशन बोलते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चों की एक विशेषता होती है। हमें यही पूछा था कि धीमी गति के जो भी अधिगमकर्ता के लिए कौन सा इसमें से शैक्षिक हस्तक्षेप है उपयुक्त नहीं है, तो 1 नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं वो अधिगमकर्ता जो धीमी गति से सीखते हैं ना, उनके लिए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। यानी जो आपके जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था, उसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। उन चारों अवस्थाओं के नाम है SPCF के नाम से याद रख सकते हैं, और एफ की जगह पे ए भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आपकी जो चारों अवस्था है ना, इनके नाम इस प्रकार हैं कि जो आपकी पहली अवस्था है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेकंड है वो प्री ऑपरेशनल है, तीसरी है कॉन्क्रीट जिसे मूर्त सक्रियात्मक हम बोलते हैं, 4 नंबर की है जिसे अमूर्त सक्रियात्मक बोल सकते हैं, जिसमें आप फॉर्मल ऑपरेशन बोल सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन बोल सकते हैं अवस्था को, ठीक है। तो इस वजह से F/A कर दिए मैंने ये दोनों नाम के लिए। इसमें से जो आपकी कॉन्क्रीट वाली है ना, उसकी इसमें 3 विशेषताएं तो दे रखी हैं, और जो नहीं है वो चूज करनी है। तो आपको अब मालूम हो चुका होगा जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है वो तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की, उसकी एक विशेषता नहीं है, वो बता लिया। जैसे कि पहली उत्क्रमणीयता, ये तो पलटा भी चिंतन पाया जाता है, मूर्त सक्रियात्मक की विशेषता होती है। क्रमबद्धता ये भी होता है, और संरक्षण ये भी होता है, कंजर्वेशन, ये तीनों तो होते हैं, लेकिन जीववाद नहीं होता है। तो फिर जीववाद को इंग्लिश में कहते हैं एनिनिज्म। एनिनिज्म का मतलब होता है कि जिनकी उम्र 2 से 7 होती है, तो जीन पियाजे की आपकी दूसरी अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल, उसमें ये विशेषता पाई जाती है कि बच्चा है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है, और सजीव है उसे तो समझेगा सजीव, लेकिन जो सजीव नहीं है उसे भी निर्जीव है उसे भी सजीव समझने लग जाता है। इसे कहते हैं जीववाद, जिसे इंग्लिश में एनिनिज्म कहते हैं। तो यही विशेषता है वो आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं होगी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर बच्चे से कहे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर बच्चा है यहाँ पे, अगर बच्चे से पूछा जाए कि 100 पैसों में कितने रुपए हैं, अगर वो जवाब दे दे तो हम ये कहेंगे निश्चित तौर से उसमें रिवर्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है या उसमें विकास हो चुका है, यानी पलटावी क्षमता का। क्रमबद्धता का मतलब ये है, आपने श्रेणी क्रम पढ़ा होगा, आप रीजनिंग में जैसे 2 4 6 आगे आप डैश डैश करके रिक्त स्थान करके पूछते हैं कि इसके अगले स्टेप क्या होंगे। अगर बच्चा बता पाए 8 10 और 12 आएंगे, तो निश्चित तौर से हम ये कह देते हैं उसमें श्रेणी क्रमबद्धता समझ विकसित हो गई है। संरक्षण का मतलब होता है कि उसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, LPH की अगर जानकारी हो जाए तो निश्चित तौर से बच्चा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। यानी कोई चीज़ कितनी बड़ी छोटी
और आप मतलब ये है कि वो आयतन के बारे में मोस्टली सब चीज़ें समझ जाता है, ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो ये 3 विशेषता थी, एक नहीं थी, वो थी जीववाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर कि एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्ण और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हालांकि रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, यानी जो कह सकते हैं पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है। बाकी डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित होती है, डिस्कैल्कुलिया होती है गणित की गणनाओं से संबंधित। तो आप यह आसानी से पहचान सकते थे कि आप वर्णों और शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहे, यानी वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो रीडिंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ है वो लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझने की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि मानी जाती है? इस विधि को कहेंगे विराम विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस्ड मेथड। इस प्रकार के हैं, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। पूर्ण विधि का मतलब होता है आप एक ही बार में हॉल रूप में उसे समझ जाए, वो हो जाएगी। अविराम का मतलब आप कंटिन्यूस विधि चलती रहती है। प्रासंगिक का मतलब होता है रैंडमली अपने आप सीख जाना जो भी चीज़ें, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसका तो राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें बताइएगा समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इसका यानी मीन्स क्या है? तो हम ये कहेंगे सभी बच्चों के लिए शिक्षा, वो चाहे आपका विकलांग हो या डिसेबिलिटी हो कोई अन्य प्रकार की, या देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, यानी वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो औसत बुद्धि वाला हो, हम ये कहेंगे सभी को हम एक साथ शिक्षा देंगे, इसीलिए कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, शायद पीजीटी का करवाया था, नहीं सॉरी पीआरटी का करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। ये स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत, जिसे ट्राई आर्क थ्योरी बोलते हैं, बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है, यानी किन 3 पॉइंटों की बात की गई है? घटकी की बात की है, जिसे हम कंपोनेंशियल बोलते हैं। अनुभवजन्य को हम बोलते हैं ऑपरेशनल, सॉरी ऑपरेशनल क्यों बोलेंगे उसे, एक्सपीरियंशियल बोलेंगे, ठीक है। बाकी है संदर्भात्मक होती है एक, जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्चुअल लिख रखा है तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगी संदर्भात्मक कॉन्टेक्चुअल, अनुभवजन्य हो जाएगी एक्सपीरियंस, और घटकी बुद्धि हो जाएगी ये वाली। बाकी संक्रिया की बात नहीं की है, तो संक्रिया किस में आती है? ये आपने अगर गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं, तो उसमें सीओपी पढ़ी होगी आपने। ये विमाएँ होती, सॉरी विमाएँ बोल सकते हैं, या आयाम होते हैं डायमेंशनल, तो उसमें ऑपरेशनल होती है ना, उससे संबंधित यहाँ पे एक पॉइंट डाल के इन्होंने पूछ दिया है। हमें पूछा है कि किन 3 पहलुओं की बात की गई है, ए की कही गई है, बी की कही गई है और डी की। तो ए बी डी किस में है? 3 नंबर ऑप्शन, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान हो तो पीआरटी में ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था उन्होंने, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, कि रॉबर्ट वर्ग हैं, जो त्रितंत्री सिद्धांत है, तो उन्होंने पूछा था जो घटकी, इसे कंपोनेंशियल बोल रहे हैं, इसकी कह सकते हैं उपघटकी कितने माने गए हैं इस प्रकार की, या उप अवस्थाएं कितनी मानी गई हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी पीआरटी वाले क्वेश्चन पेपर में कर लिया है, लेकिन इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से, ठीक है। इसकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है वो आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है? तो आनुवांशिकता के नियम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें देखो एक समानता का नियम आता है, यानी जैसे पेरेंट्स है वैसे बच्चे उत्पन्न होना। भिन्नता का मतलब है कि जो माता पिता अगर होशियार हो, उसका बुद्धू यानी मूर्ख बच्चा पैदा हो जाए, तो इस प्रकार के यानी भिन्नता का, यानी कह सकते हैं पेरेंट्स से अलग लक्षण हो, ऐसे कह सकते हैं। प्रतिगमन का मतलब होता है उल्टे लक्षण वाला, कह सकते हैं विपरीत लक्षण वाला, तो ये भी था। लेकिन प्रगति का जो नियम है ना, इस प्रकार की बात नहीं कही जाती है आनुवंशिकता के नियम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो समानता, भिन्नता और प्रतिगमन, ये सभी आनुवंशिकता नियम आते हैं जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, विकास, तो विकास के अंतर्गत आती है ये सभी चीज़ें, ठीक है। जैसे आनुवंशिकता का बच्चे की विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, वो वातावरण का किस प्रकार पड़ता है प्रभाव, तो उनमें आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामाजिक अधिगम के अंतर्गत संदर्भ में, यानी सामाजिक
अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक उपयोगी रही है। देखो सामाजिक की बात तो करें ना, तो उसमें ऐसी विधि देख रही होती है तो जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से सीखे, और वो भी छात्रों के समूह के रूप में, तो वो क्षेत्रीय भ्रमण विधि हो जाएगी, जिसे फील्ड ट्रिप बोलते हैं। इसमें बच्चा है एक तो समूह में रहेगा और वो प्रत्यक्ष रूप से सब चीज़ें देख पाएगा और समझ पाएगा, और अब जितनी भी उसके सेंसर होते हैं यानी जो संवेदी अंग होते हैं निश्चित तौर से उनसे अनुभव कर पाएगा। और जो प्रत्यक्ष रूप से सीखा गया ज्ञान है या संवेदियों द्वारा सीखा गया ज्ञान है वो कैसा होता है, स्थायी होता है, उससे अधिगम प्रभावी होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे। अगर यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण नहीं होता फिर हम कौन सा आंसर लगाते, तो फिर हम लगाते प्रयोग विधि, क्योंकि ये भी एक सामूहिक ही मानी जाती है। ठीक है, तो आप पे ध्यान रखना है इसमें, अगर हमें क्षेत्रीय भ्रमण दे रखा है या क्षेत्र भ्रमण, तो ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सही कूट बताइएगा। देखो अधिगम को प्रभावित मोटिवेशन सबसे बेस्ट करेगा। अभिक्षमता का मतलब यहाँ पे एप्टीट्यूड है, जो जन्मजात क्षमता होगी तो निश्चित तौर से वो भी प्रभावी रहेगी। अभिरुचि का मतलब अगर इंटरेस्ट है तो निश्चित तौर से आप, जैसे कहते हैं अगर आपको सीखने में रुचि है तो निश्चित तौर से आपका अधिगम बढ़िया हो जाएगा। बाकी अवधान का मतलब यही है कि अगर आप ध्यान से कोई चीज़ देखते हैं तो निश्चित तौर से वो भी अधिगम बढ़िया हो जाएगा, यानी ये है कि वो अधिगम प्रभावी हो जाएगा। तो हम ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो आप है इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा, हम ये कहेंगे शिक्षक का शारीरिक रूप है वो आपकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब होता है कि एक तो उसके विषय वस्तु पर अच्छा ज्ञान हो, यानी जिस सब्जेक्ट का है वो मास्टर होना चाहिए, यानी मास्टरी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। संप्रेषण कौशल का मतलब ये है कि उसके उच्चारण वगैरह बोलचाल उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यही है कि वो स्वस्थ होना चाहिए मानसिक रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो हमें कह सकते हैं जो सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ऑलरेडी पीआरटी और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर किया है, तो उसमें मैंने बताया रहता कि ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। तो ध्यान रखना है, जो भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जेबीटी में उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को इसी के मिलेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सिद्धांत इसमें से विकास का नहीं है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है, ये बात सही है, क्योंकि दोनों का ही रोल रहता है 50-50%। आप इसका एक का नाम पर्टिकुलर लेके नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होता है यानी प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन तीनों गुणों के आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छा है तो उस आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर उसका व्यवहार अच्छा है और या शारीरिक रूप से अष्टपुष्ट है तो उस आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यानी मोस्टली यही है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व्यवहार के आधार पर ही। ठीक है, तो ये भी बात सही है। बाकी ये विकास है रेखीय पथ का अनुसरण करता है, ये गलत है। स्पाइरल होता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये वर्तुलाकार विकास होता है, न कि ये रेखीय होता है। ठीक है, बाकी विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये बात सही है। तो जो गलत थी वो 3 नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमें पूछा था कि विकास का एक सिद्धांत नहीं है, वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, इनमें से कौन सी कह सकते हैं किशोरावस्था सामाजिक विकास का एक सामान्य विशेषता नहीं है, यानी इनमें से किशोरावस्था की कौन सी एक इसमें से सामान्य विशेषता नहीं है वो बतानी है। तो आपने ऑप्शन नंबर 1 देखिए, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, किशोरावस्था की सबसे बड़ी पहचान यही होता है कि वो अपने आप को समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, यही सबसे बड़ी विशेषता होती है इसमें। कह सकते हैं उसका ऐसे कह सकते हैं ये उम्र ऐसी होती है इसमें बच्चे के कह सकते हैं गलत संगति होना, या मतलब अपने पद से विचलित हो जाता है, यानी भटक जाता है। इस प्रकार के गुण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वो अपने समाज या माता पिता समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। बाकी नया सामाजिक समूह बनाना यानी दोस्त बनाना उसकी एक प्राथमिकता रहती है। पहचान की खोज है, यानी है वो खुद ढूंढता रहता है कि मेरा रोल क्या है समाज में और मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके लिए एरिक्सन ने एक मनोबल सामर्थ्य सिद्धांत दिया था जिसमें 5 व्यवस्था थी। उसकी विशेषता यही थी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन,
बच्चा है खुद को पहचान नहीं पाता है और क्या भूमिका है उसकी समाज में वो भी नहीं पहचान पाता है। वीर पूजा का मतलब यही है कि जिसे वो आइडियल मानता है तो उसकी पूजा करता है निश्चित तौर से। तो हीरो वर्शिप होता है जिसे बोलते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि वो अपने समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। यही एक किशोरावस्था की सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता मानी जाएगी। ठीक है, नहीं मानी जाएगी। बाकी तो ये तीनों थी, नीचे की 2 3 4 और जो 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं है? सरल से कठिन, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये भी बात सही है। ज्ञात से अज्ञात, लेकिन जो अमूर्त है ना, ये गलत है। यानी इसे मूल से अमूर्त हमें पढ़ाना चाहिए, ये शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसका ऑप्शन नंबर फिर 2 सही हो जाएगा। हमें गलत पूछा था तो 2 नंबर है वो गलत हो जाएगा। सही होता तब हम ये कहते मूल से अमूर्त कहता, तब ये सही माना जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 14वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? यानी जो आपका ऐसे बोल सकते हैं, इसमें से इफेक्टिव लर्निंग का कौन सा एक है कह सकते हैं सिद्धांत नहीं है। जैसे मोटिवेशन है, यानी अभिप्रेरणा, ये तो होनी चाहिए, इससे अधिगम अच्छा होता है। व्यक्तिगत पहुंच का मतलब है प्रत्येक अगर किसी स्टूडेंट को व्यक्तिगत परेशानी आ रही है तो उस तक अगर आप अपनी जो भी चीज़ है, चाहे वो शिक्षण विधि के दौरान या कोई टेक्निक के द्वारा थ्रू या अन्य चीज़ों के द्वारा अगर उसकी हेल्प करते हैं तो निश्चित तौर से व्यक्ति पहुंच हो जाती है उसकी। यानी ये है कि वो अन्य जो भी बच्चे हैं उनके कंपटीशन में आ जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक कह सकते हैं बच्चे का ध्यान रखना है, ऐसे प्रकार बोल सकते हैं। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है निष्क्रिय उपस्थिति, जिसे पैसिव आप अटेंडेंस बोलते हैं। निष्क्रिय का मतलब ये है कि बच्चा है अधिगम सही नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, तो निश्चित तौर से ये निष्क्रिय का मतलब होगा इनएक्टिव। तो इनएक्टिव होता है वो एक है आपकी इफेक्टिव लर्निंग का गुण नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी फीडबैक का मतलब यही होता है कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित आपको फीडबैक लिया जाता है कि आप कितना समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं तो उसका फिर निदानात्मक परीक्षण करेंगे, फिर उसका उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। तो ये फीडबैक उसी से संबंधित होता है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पूछना। ठीक है, तो ये भी मतलब ये है कि प्रभावी शिक्षण का ये भी या प्रभावी अधिगम का ये गुण माना जाएगा। लेकिन जो गुण नहीं होगा वो होगा निष्क्रिय उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, हर शिफ्ट में पूछे गए थे। यानी ये बुद्धि के चैप्टर में आते हैं। जब आप सभी सिद्धांतों को पढ़ लेंगे, उनके जो सामान्य गुण हैं उन्हें पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आते हैं ये कह सकते हैं परीक्षण। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हें याद करना बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे कि कौन सा तो व्यक्तिगत है, कौन सा सामूहिक है। अब उनमें भी फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत में शाब्दिक कौन सा है, अशाब्दिक कौन सा है, यानी वर्बल कौन सा है, नॉन वर्बल कौन सा है। फिर सामूहिक में भी यही चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि कौन सा तो फिर आपका यहाँ पे व्यक्तिगत होगा, वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल। सामूहिक होगा तो वो भी वर्बल या नॉन वर्बल है या मिश्रित वाला है, यानी मिक्सचर वाले। बहुत टफ होते हैं ये वाले, पर फिर भी अगर आप याद कर पाएँ तो बेस्ट है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमें पूछा था इसमें से क्रियात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है, तो इसमें से स्टैनफोर्ड पुणे परीक्षण है ना, ये नहीं होगा। तो फिर ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा फिर आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण माना जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। पास एलोंग परीक्षण है, ये संबंधित होगा आपका व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, और आपका जो आपका को जी लिख रहा है ना, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये भी आपका होगा ये भी आपका होगा व्यक्तिगत अशाब्दिक। और जो सेगोइन फॉर्म परीक्षण है ये संबंधित होगा आपके ये तो क्रियात्मक परीक्षण संबंधित होगा। तो इसमें से फिर संबंधित कौन सा नहीं होगा? फिर यही नहीं होगा स्टेट और विनय परीक्षण। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आप सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। हम कहेंगे जो व्यक्तिगत विभिन्नता है केवल आनुवंशिकता के कारण नहीं होती है, इसके साथ है पर्यावरण भी रोल रखता है। तो हम इस वजह से कहेंगे केवल आनुवंशिकता को हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं मानेंगे, इसमें पर्यावरण भी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बाकी है
आप सभी कथनों को पढ़ेंगे तो यह कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, ये बात सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता विशेषताओं के संबंध में विचलन पाया जाता है या डेविएशन पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और 3 नंबर ऑप्शन है व्यक्ति भिन्नताएं या व्यक्ति भिन्नताएं अपनी समग्रता व्यक्ति को अलग करती है। यानी आप ऐसे आपने ट्राइड पढ़े होंगे सील गुण, तो हर व्यक्ति के अपने अपने गुण अलग होते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन तो सही थे, 4 नंबर कथन था वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस प्रकार पूछा है कि वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों को उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है। बस इसमें एक ही पॉइंट पहचानना था कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है, वो प्रगतिशील शिक्षा की बात करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो जॉन डीवी ने दी थी, ये ध्यान रखना है। यानी इसे प्रवर्तक माने जाते हैं और इसे विकसित करने वाले भी माने जाते हैं। हालांकि समावेशी शिक्षा भी यहाँ पे ऑप्शन देके इन्होंने कन्फ्यूज करके रखा था कि इसमें समावेशी शिक्षा होगा या प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में यही ध्यान रखना है, बच्चे को करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी उन्हें ऐसा कैसे माहौल दिया जाता है जिससे बात उस वातावरण में, यानी जिसमें उन्हें ये शिक्षा दी जा रही है तो वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जो भी है शिक्षक है या जो स्टूडेंट है समूह है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस प्रकार पूछा है कि कौन सा युग्म है जो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। जैसे एक तरफ तो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक। जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, इसमें एटकिंसन दे रखा है, जबकि एटकिंसन है ये गलत है। क्यों है? क्योंकि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल मैंने नाम बोल रहा हूँ, विलियम मैकडूगल। ठीक है, बाकी आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत है ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। प्रणोद सिद्धांत जिसे ड्राइव थ्योरी बोलते हैं या ड्राइव थ्योरी बोलेंगे तो ये वुडवर्थ से संबंधित है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये मैकलिंड ने दिया था, फिर बाद में एटकिंस भी जुड़ गए थे इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी हैं सभी ऑप्शन सही थे। अब्राहम मैस्लो की जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, इसमें 5 स्टेप दे रखे थे। इसे ध्यान रखना है, जो शुरुआत का होता है उसे निम्नतम बोलते हैं और जो लास्ट का होता है उसे उच्चतम बोलते हैं। इसकी ट्रिक है P/ के नाम से, आप इसे याद रख सकते हैं तो रख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत, यानी P से फिजिकल हो जाएगी, ये फिजिकल आवश्यकता होती है जैसे भूख प्यास इस प्रकार की। दूसरी है S का मतलब सेफ्टी, यानी उसे सुरक्षा चाहिए समाज में। अगर सुरक्षा मिल जाएगी तो फिर उसे प्यार चाहिए, और फिर प्यार मिल जाएगा तो फिर उसे सम्मान भी चाहिए, और फिर सम्मान मिल जाएगा तो फिर उसे मोक्ष चाहिए, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, स्वयं का यथार्थीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार के ये 5 स्टेप हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बाकी उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, केवल यही पूछा जाता है ये किसके द्वारा दिया गया, तो मैकलैंड। ठीक है, मैकलीलैंड है और इनके साथ है एटकिंस, होंगे इसका नाम है, एटकिंसन का पूरा नाम। तो इन दोनों ने ही मिलकर दिया था, जिसमें शुरुआत मैकलीलैंड ने की थी, बाद में जुड़े थे आपके एटकिंसन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ओवरऑल सभी आपने बात कर ली है। 19 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि जो आपका CCE होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है। लगातार परीक्षा लेना, तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि लगातार परीक्षा नहीं ली जाती हैं। केवल शैक्षिक उपलब्धि का मापन करना, ये भी गलत है। तो सही क्या है, हम कहेंगे अगर हमें उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षा लेंगे, ये बात सही है। शैक्षिक के साथ साथ आप शैक्षिक का मतलब ये है कि खेलकूद के द्वारा समझाना या कोई अन्य टेक्निक के द्वारा या शिक्षण विधियों के द्वारा जिसमें आप शैक्षिक के रूप में समझा सकते हो। तो ये दोनों पक्ष इसमें मूल्यांकन किए जाते हैं, शैक्षिक अशैक्षिक। शैक्षिक का मतलब वही है खेल के माध्यम से यानी कोई टेक्निक के माध्यम से। तो हम ये कहेंगे BOC जिस ऑप्शन में 2 नंबर में दिखाई दे रही है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पावलर के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। जैसे ऑप्शन दे रखा है उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, इसके लिए अनुबंधन की मैंने 4 विधियां बताई थी, ऑलरेडी हम PRT वाले या PGT वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, वहाँ पे पूछा था। मैंने एक ट्रिक बताई थी, HDM को TB हुआ, इस प्रकार की ट्रिक थी जिसमें M साइलेंट रहता है। तो इसमें से हमने बोला था S का मतलब होता है सुमेलेंटेनियस, इसे बोल सकते हैं स्वाभाविक एक तरह से प्रक्रिया होती है। बाकी D से डिले हो जाएगी, T से होगी ट्रेस और B से होगी बैकवर्ड। इसमें से सबसे प्रभावी रहती है वो डिले रहती है,
जिसमें घंटी की आवाज़ पहले दी जाती है, उसके बाद भोजन यानी 2-3 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद दिया जाता है, तो ये सबसे प्रभावी मानी जाती है। बाकी एस की बात करें तो इसमें साइमल्टेनियस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भोजन और घंटी एक साथ दिए जाते हैं। और ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब होगा ट्रेस का मतलब होगा देखो, अब मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इतना बता देता हूँ कि ये डिले वाला है ना, ये सबसे प्रभावी रहता है। और जो बैकवर्ड वाला है ना, इसकी बता देता हूँ विशेषता। इसमें पहले भोजन दिया जाता है और बाद में घंटी दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, एक तो जहाँ में ट्रेस वाले में। और हालांकि ये साइमल्टेनियस है, इसका मतलब यही है कि दोनों एक साथ दिए जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने ये चीज़ बता दी है, ये आपके अनुबंधन की 4 प्रक्रिया थी। बाकी उद्दीपकों की पुनरावृत्ति यानी जो है घंटी की आवाज़ थी उसे बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना, इससे संबंधित है। बाकी नियंत्रित वातावरण का मतलब यही है कि जो भी घंटी की आवाज़ है वो पर्टिकुलर एक स्थान से आए। इस घंटी की आवाज़ कई प्रकार से हो सकती है, ठीक है। जहाँ से नियंत्रित वातावरण का मतलब यही होता है कि वही घंटी दी जाए जिससे उसे अनुबंधित करनी है, ठीक है। यानी उसके घंटी की आवाज़ के थ्रू है, पहले घंटी की आवाज़ दी जाएगी, फिर उसके बाद भोजन दिया जाएगा। इसमें घंटी की आवाज़ में अन्य चीज़ें भी आ सकती है, मंदिर की घंटी हो सकती है, कोई अन्य वस्तु की घंटी हो सकती है। तो जिससे क्या है कि उसका जो अनुबंधन हो रहा है ना वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से नियंत्रित वातावरण में हो। प्रेरक की कमी इस प्रकार का ये गलत है, क्योंकि उसे घंटी के बाद भोजन दिया जा रहा है, तो फिर प्रेरक की कमी कहाँ रही। प्रेरक की कमी जब रहेगी जब आप उसे घंटी की आवाज़ भोजन ना दें, ठीक है। तो इस वजह से इससे कोई भी धनात्मक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का ये कथन था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, मिलान चिन्ह होता है। बहुविकल्पी जो आपको ये क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी है, तो ये होता है। रिक्त स्थान वाले होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो ये भी होते हैं, लेकिन जो सही नहीं है वो हो जाएगा 2 नंबर। जो विश्लेषणात्मक होते हैं ना, ये आपके निबंधात्मक में आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, उनका एक प्रकार माना जाता है विश्लेषणात्मक। और जो आलोचनात्मक इसी में आएंगे निबंध वाले में, ठीक है। विवरणात्मक जिसे डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं वो भी इसी में आएंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि निबंधात्मक से और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। ध्यान रखना है, जब भी हम लॉरेंस कोल्बर की बात करते हैं, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था और उन्हीं का सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन कोलबर्ग है ना, वो इन्हीं का शिष्य था, जीन प्याजे का। तो इससे पहले तो जीन प्याजे ने कह सकते हैं नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने उसे छोड़ दिया था। फिर ये संज्ञानात्मक पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, तो फिर उनका शिष्य रहा था आपका कोलबर्ग। उसे इंटरेस्ट था, इस वजह से उसने नैतिक विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया। 3 लेवल 6 स्टेज में डिवाइड कर रखा था। लेकिन ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि जीन प्याजे ने कौन से प्रकार बताए थे। तो उन्होंने बताए थे, एक तो प्रायिक नैतिकता बताई थी और एक स्वायत्तता, इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ध्यान रखना है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन और टाइप से पूछा है उसने, हमें तो ये बताइएगा किशोरावस्था से कौन सा संबंधित है। तो वो होता है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस मॉरलिटी। तो ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था से संबंधित। अगर बाल्यावस्था पूछता तो फिर ये वाली हो जाती जो प्राय नैतिकता है, ये बाल्यावस्था से संबंधित है, ठीक है, चाइल्डहुड से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि जो भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो इनकी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है, तो इनमें से कौन सी होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 1 सेकंड में। तो इनमें हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी इसमें से सहायक सामग्री उपयोग नहीं होगी। जैसे कि देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल सामग्री उपयोगी रहेगी, बोलती हुई किताबें भी इम्पोर्टेंट रखेंगी
उभरते हुए चित्र वाली जो भी चीज़ें होंगी, मानचित्र हो, किताब हो या कोई चीज़ थ्योरी हो, तो ये सभी मायने रखेंगी। लेकिन फ्रेम स्ट्रीम्स है ना, या स्टेप्स बोलते हैं, जब बच्चा दृष्टिबाधित है ऑलरेडी तो वो देख ही नहीं पाएगा इन फिल्म स्टेप्स को, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें यही पूछा था कौन सी सामग्री उपयोगी नहीं है, तो वो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन ब्रेल सामग्री, बोलती किताबें, उभरते हुए चित्र या उभरते हुए मानचित्र, ये सभी इनके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सामग्री मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोलबर्ग यानी कोलबर्ग ने के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था है जो पारंपरिक नैतिकता का स्तर नहीं है। हालांकि हमने यही क्वेश्चन अभी किया था, ये वाला, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था संबंधित है। यही सिद्धांत इन्होंने आगे बढ़ा के इन 3 लेवल और आपकी 6 उप स्टेजों में बांटा था। तो आपको ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी अवस्था है जो परंपरागत, यानी परंपरागत का मतलब जो आपकी कन्वेंशनल लेवल होता है सेकंड, उस स्तर से संबंधित नहीं है। आपको ये तो मालूम होगा इन्होंने 3 लेवल, लेवल फर्स्ट, लेवल 2 और लेवल 3 इनमें डिवाइड कर रखा था। तो प्रथम लेवल का होता है ना, इसमें 2 अवस्थाएं थी, और 2 सेकंड लेवल था उसमें भी 2 अवस्थाएं थी, और थर्ड था उसमें भी 2 अवस्थाएं थी। इन अवस्थाओं के नाम अलग अलग दे रखे हैं, हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता है उस आधार पर। तो ये 6 अवस्थाएं थी। आप अब ये बताइएगा कि जो आपकी, जैसे इसे पहली वाली को बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, दूसरी वाली को बोलेंगे कन्वेंशनल, तीसरी वाली को बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल। तो इनमें अब हमें ये बताइए कि जो मध्य वाली होती है ना, कन्वेंशनल, परंपरागत बोलते हैं इसे या पारंपरिक, तो इसकी कौन कौन सी विशेषता इसमें नहीं है ये बताइएगा। ठीक है, तो अब सुनिएगा, अब हम प्रत्येक की विशेषता की देखते चलेंगे। जैसे व्यक्तिगत एवं विनिमय, यानी इसे बोलते हैं, या तो आप है ये कह सकते हैं, जो आपकी पहली अवस्था होती है ना, ये तो होती है पनिशमेंट वाली। दूसरी होती है, ये होती है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन वाली। तो ये व्यक्तिगत और एवं विनिमय, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं टिट फॉर टैट वाली अवस्था होती है, वो इसी में आती है एक्सचेंज वाली। यानी एक दिन कोई भोजन करा देता, दूसरे दिन जैसे आपने किसी को भोजन कराया तो दूसरे दिन वो भी करा देगा, इस प्रकार के एक्सचेंज चलते रहते हैं। तो ये आपकी है लेवल फर्स्ट, यानी प्री ऑपरेशनल की 2nd नंबर की अवस्था में आएगा। अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंधों का मतलब यहाँ पे ये है कि ये नाइस बॉय और गुड गर्ल की बात कर रहा है। तो ये 3 नंबर की अवस्था होती है ना, जैसे बोलते हैं आप नाइस बॉय और आपकी गुड गर्ल, या यूँ कैसे कहते हैं कि गुड गर्ल नाइस बॉयज, यानी अंतर संबंध इस प्रकार होते हैं। बाकी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का मतलब होता है कि ये मेंटेनेंस एंड सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लो एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो ये 4 नंबर की अवस्था होती है, ये लेवल 2nd की बात हो रही है कन्वेंशनल में। बाकी सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार का मतलब ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो ये संबंधित हो जाएगा फिर आपकी 5वें नंबर की अवस्था। अब देखना ध्यान से, हमें पूछा था कि आप तो केवल ये बताइए कि जो परंपरागत होती है लेवल 2 वाली स्तर, यानी लेवल 2 का मतलब ये है कि स्तर नंबर 2 में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो संबंधित नहीं है, जबकि ये संबंधित हैं 3 और 4 वाली अवस्था किस से, एक तो 2 नंबर की से, एक 3 नंबर की थे। तो अब हमें ये दोनों हैं, ये तो काट देनी है। बाकी जो संबंधित हैं ए और डी, ये अन्य अन्य लेवल से संबंधित थी। हमें केवल पूछा था कि जो आपकी कन्वेंशनल यानी पारंपरिक नैतिकता विकास के जो लेवल की में कौन कौन सी अवस्थाएं नहीं होंगी, तो वो बी और और सी ये संबंधित नहीं होंगे। नहीं संबंधित नहीं है। तो सही बात है, हमने थोड़ी कन्फ्यूज हो गई, तो कोई बात नहीं है, ये तो संबंधित हैं लेकिन ए और डी संबंधित नहीं है। तो ए और डी वाला ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझे होंगे इस बात को कि हमें यही बताना था, जो कन्वेंशनल लेवल होता है उस स्तर से संबंधित नहीं है। तो 1 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर। 1 नंबर था वो लेवल फर्स्ट से संबंधित था, और जो आपका डी नंबर ऑप्शन था वो लेवल 3 से संबंधित था। यानी ये पोस्ट कन्वेंशनल से संबंध, ये प्री कन्वेंशनल थे, और बाकी जो कन्वेंशनल से संबंधित थी वो बी और सी थी। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो पर्यावरणीय कारकों में के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है। हमें केवल ये बताना है कि इसमें से उन ऑप्शन को छांटना है जिसमें पर्यावरणीय कारक का प्रभाव
नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी पर्यावरणीय कारक उसे प्रभावित नहीं करेगा। जैसे पोषण है, ये तो हम पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव है, ये भी आपका एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरणीय कारक का प्रभाव रहेगा। दुर्घटना भी पर्यावरणीय कारक का कह सकते हैं कारक रहेगा। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ये तो हमारी बायोलॉजिकल होती है, यानी शरीर में होती है अंदर संबंधित, तो ये बायोलॉजिकल हो जाएंगी। यानी जिसे आप आनुवंशिकता भी बोल सकते हैं, या इसे हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, या जैविक भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिएगा। यानी ये आपके संबंधित नहीं होंगे वातावरणीय कारक से, ये आपके इनर होती हैं, यानी बायोलॉजिकल माने जाएंगे। तो ये आपकी पर्यावरणीय कारक से संबंधित नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को के किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखो, रॉबर्ट गेने ने है अपनी एक सीखने की पदानुक्रमित एक सिद्धांत दिया था सीखने का, जिसमें इन्होंने रॉबर्ट गेने ने 8 स्टेप बताए थे, जिनमें से सबसे उच्चतम स्तर होता है जिसे समस्या समाधान बोलते हैं, हम उस स्तर तक ले जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड से संबंधित होती है, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से संबंधित होती है, इस वजह से। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनकी पदानुक्रम इस प्रकार की थी, पिरामिड जैसी। अब इनमें स्टेप कैसे होते हैं, मैंने जो याद कर रखा है इस हिसाब से कि SSC वर्सेज DCRP, अगर आप अपने हिसाब से हिंदी में याद कर रखें तो नहीं रखें, अगर ये ट्रिक याद कर लेते तो कभी भूलेंगे नहीं। जैसे अब इनके क्रम क्या थे, जो आपके इस 4 की शुरुआत के थे ये तो व्यवहारिक थे, यार शारीरिक से संबंधित थे। बाकी ये 3 स्टेप थे ना, वो 4 स्टेप थे लास्ट के, ये आपके उच्च स्तर माने जाते हैं, जिसमें से सबसे उच्चतम होगा P यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये संज्ञानात्मक यानी दिमाग से संबंधित थे। एस का पहले का मतलब होता है आप सिग्नल और या किसी संकेत के द्वारा सीखते हैं, तो वो माना जाता है आपके निम्नतम स्तर। दूसरा है SR, यानी SR की बात की जाती है थॉर्नडाइक से संबंधित, यानी SR की बात करें, स्टिमुलेट रेस्पॉन्स की बात करें, तो वो आपके इसमें आएगा सेकंड वाले में। C का मतलब चेन होता है, यानी चेन लर्निंग के द्वारा सीखना होता है, तो ये आपकी 3 नंबर के स्टेप है। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, या अगर किसी शब्द के द्वारा सीखना। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, जिसे बोलते हैं विभेदन, यानी विभेदन के द्वारा यानी अंतर कर पाना किसी चीज़ में, उसके द्वारा सीखना। सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी जिसे संप्रत्यय बोलते हैं, किसी संप्रत्यय के थ्रू सीखना। आर का मतलब होता है किसी रूल के द्वारा सीखना। पी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान। ये पदानुक्रम ही बताई थी, ये निम्नतम स्तर, ये उच्चतम। हमें यही पूछा था किस उच्चतम स्तर अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, तो हमें इस तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक। ध्यान रखना, इससे मैंने और भी पेपर करवाए हैं, तो उसमें पूछा था कि इससे सीखने से पूर्व कौन से स्तर की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो आपके रूल की नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन से ही जानकारी मिलती है। बाकी आप किसी के थ्रू पढ़ेंगे तो इन 8 स्टेपों को सभी बता देते हैं, और उसके बाद आपको ही दिमाग लगाना होगा ये पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन। इसमें तो सिंपल पूछ लिया है, तो हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया है। PRT में पूछा है, आप देख लीजिएगा, या PGT में, उसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार है किस सीखने के नियम से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा अभ्यास के नियम से। क्यों हो जाएगा, हमने ऑलरेडी देखो, ये आपके मुख्य नियम होते हैं 3 थॉर्नडाइक के, जिसे हम PTA बोलते हैं, और मैंने तो ये ट्रिक के हिसाब से याद कर रखे हैं, जैसे पढ़ते थे वैसे ही। जैसे P का मतलब प्रभाव, T का मतलब तत्परता, E का मतलब अभ्यास, ये मुख्य नियम है। इन्हीं पे ज़्यादा जोर रखा था इन्होंने, और यही प्रभावी रहते हैं सीखने में। ठीक है, जैसे अभ्यास का नियम है, इसमें माने जाते हैं 2 उपनियम है, उपयोग का और अनुपयोग का। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं वो उपयोगी है आपके जीवन में, तो निश्चित तौर से आप उसका उपयोग करेंगे और उसे सीखेंगे भी। अनुपयोग का मतलब ये है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से या व्यवहार से, या आप जो सीख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो आप नहीं सीखेंगे। यही होता है अभ्यास का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। प्रभाव का नियम है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। इसमें 2 चीज़ें चलती हैं, अगर आप सीख रहे हो, आपको संतुष्टि मिल रही है, यानी आप सेटिस्फाई हो, तो निश्चित तौर से आप उसे सीखेंगे। अगर असंतुष्टि होगी, यानी सीखने में कोई प्रॉब्लम है, या आप उससे हमारे दैनिक जीवन में कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप उसे नहीं सीखेंगे। तत्परता का मतलब रेडीनेस होता है,
कि एक इसका एग्जाम्पल आता है कि आप है घोड़े को तालाब के किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाधित नहीं कर सकते। ये तत्परता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में है सीखने की तभी सीख पाएंगे, अदरवाइज आप कितना भी प्रेशर डालें आपके पास नहीं सीखेंगे। यही होती है रेडीनेस। इसमें भी दो नियम चलते हैं। एक तो तत्परता में कौन कौन से नियम आते हैं, दो अभ्यास में हो गई उपयोग अनुपयोग, और आपके प्रभाव में हो जाएंगे संतुष्टि असंतुष्टि। तो फिर तत्परता में कौन से आ जाएंगे आपके अब ये ध्यान रखना है कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा तत्परता में। ये हो सकता है ये रुचि अरुचि का सिद्धांत हो सकता है, क्योंकि जब हम ये करें कि रेडीनेस की बात कर रहे हैं तो रेडीनेस का मतलब यही है कि इंटरेस्ट से संबंधित होती है कि आप सीखने के इच्छुक हैं या नहीं। तो रुचि अरुचि का बोल सकते हैं, रुचि अरुचि यही है कि आपको इंटरेस्ट है तो सीखेंगे, या नहीं इंटरेस्ट है तो उसे भूल जाएंगे या नहीं सीखेंगे। तो ये है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सभी बात कर ली है। ये इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और एक है बहु प्रतिक्रिया का नियम, का मतलब है इसे लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो हमने बताया था 3 नियम तो मुख्य थे पीटीए, 5 नियम गौड़ बताए थे, यानी सेकेंडरी माने जाते हैं। ये 5 हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इन्हीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो ये 3 मुख्य नियम, ये गौड़ नियम में आता है एक नियम, ठीक है। और इसकी भी ट्रिक है, BA/MCA हो जाएगी। इन्हें आप देख लीजिए, जैसे बी से हो जाएगा बहु प्रतिक्रिया का नियम। और अभी ये ट्रिक है मैं किसी और दिन बता दूंगा, ठीक है, मैंने याद इसी हिसाब से कर रखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किशोरावस्था में स्वीकृति सामाजिक व्यवहार के पैटर्न के लिए इसमें से सही कोड का चयन कीजिए। देखो, अगर किशोरावस्था में स्वीकृति सामाजिक व्यवहार की पैटर्न की बात की जाए तो इसका मतलब होता है उसे एक तो नेतृत्व कुशलता होनी चाहिए समाज में, यानी किशोरावस्था की विशेषता बताने हैं। दूसरा है प्रानुभूति, जिसे हम इम्पैथी बोलते हैं, चाहे वो सिंपैथी होता तो भी राइट आंसर यही होता, ठीक है। बाकी अहम केंद्रिता है तो आप जानते होंगे, ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। तो ये जीन बाजी की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना 2 से 7, उस उम्र में होती है। और अहम केंद्रिता आप जानते होंगे, बच्चा है अपनी बात को जो कहेगा देखेगा और बताएगा वही सही है, बाकी दुनिया में कोई क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, यानी दूसरों के नज़रियों को इग्नोर करता है, ऐसे कह सकते हैं। रूढ़िवादिता, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और अपने सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो वो एकमात्र वाइगोस की है। इस प्रकार की पीआरटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये SCL की बात करते हैं, सोशियल कल्चरल और लैंग्वेज, इन्हीं का प्रभाव रहता है। ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं। इनके अलावा इनकी प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच और इनर स्पीच, इनकी भी बात करते हैं, वो भी हमने बात कर ली है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। जब भी अवधान यानी अटेंशन और जो भी चिंतन से संबंधित मानसिक क्रियाओं की बात करें तो वो हमेशा हमारे संज्ञान यानी जो कॉग्निटिव आपका सीखना होता है उससे संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, ये आपके CDP से संबंधित हैं। मोस्टली हमने सभी क्वेश्चनों की बात की है, और किसी में अगर डाउट है तो कमेंट करके बता देना। मोस्टली में हमने सभी टॉपिकों के जो जिसमें पूछे गए हैं ये TGT में हमने सभी की बात कर ली है। अभी देख लेते हैं जो आपके लैंग्वेज को लेकर पूछे गए हैं क्वेश्चन, जैसे हिंदी और इंग्लिश के, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर है। देखो, ये हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी भाषा इसमें भाग या पार्ट सेकंड में आपकी हिंदी और इंग्लिश ये दोनों के क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन गलत, यानी संगत नहीं है, यानी एक तरह से गलत ही बताना है। पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव हम आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन के रूप में करते हैं। तो सही बात है। जैसे आपने कहा मोहन, तो मोहन क्या है, किसी का व्यक्तिगत नाम हो गया, यानी जैसे किसी व्यक्ति स्थान का नाम होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है, सिंगुलर है, एक तरह से हम ये कहेंगे, ठीक है। मोहन हो गया, सोहन हो गया, या किसी स्थान का पर्टिकुलर नाम, जैसे ताजमहल है तो पर्टिकुलर किसी एक का नाम है ना स्थान का, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा और ये सिंगुलर रहेगा, यानी ये कहेंगे ये बात सही है। दूसरा है देश, त्योहार, नदी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये गलत है, ये जातिवाचक के उदाहरण है, ठीक है।
क्योंकि हम देश का नाम है, तो देश तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनके नाम पर्टिकुलर आ जाए तब हम कहेंगे व्यक्तिवाचक, बाकी फिर जातिवाचक में जाएंगे तो ये होगा नहीं, तो ये जातिवाचक का उदाहरण माना जाएगा। तो इस वजह से इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 3 नंबर ऑप्शन था द्रव्यवाचक, समूहवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं, ये बात सही है। और 4 नंबर ऑप्शन था विद्वता, पांडित्य, उक्त यौगिक है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये भी बात सही है। 32 नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है कि ग है, ल है और ब उक्त वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा क्रमशः, ये बताना है। देखो, अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हिंदी में भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, नहीं तो संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है ना, और जिन्होंने वर्णों के बारे में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर सूत्र बनते हैं इनके उच्चारण स्थान को लेकर। जैसे मैं ग की बात करूँ तो ये क वर्ग में आएगा, और क वर्ग की एक ट्रिक होती है याद करने की, अकूह विसर्या नाम कंठ, यानी अ और क वर्ग और ह, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यही ग है, क वर्ग में ही तो आ रहा है, नहीं क ख ग और ग, यही तो होते हैं वर्ग। तो निश्चित तौर से ये आपका संबंधित हो जाएगा कंठ से, तो कंठ है 3 नंबर ऑप्शन में, क्योंकि ग का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है ल, तो हम इसे कहते हैं ऋतु सा नाम तंता, यानी जो सूत्र है ये ऋतु सा नाम तंता, यानी ला आ जाएगा, त वर्ग आ जाएगा और स आ जाएगा, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। बाकी जो प वाला वर्ग होता है तो इसके लिए ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, जैसे प प ब म, यानी ये प वर्ग में आता है वह, तो इसका ओष्ठ होता है। इस प्रकार ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत उपयोगी होते हैं ये उच्चारण स्थान, अगर एक बार याद कर लें तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो गलत है, वो चूज करना है इसमें से। तो आप ये देखिएगा, जैसे कि निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें, और यानी निर प्लस आकरण होता है तो निराकरण सही है, निर प्लस अपराध होगा तो ये भी निरपराध सही है, तो यानी ये तो सही है। अनु है, ये इसमें दीर्घ संधि हो गई है, छोटा ऊ और उदित, यानी इसे अनु प्लस ऐसे बनेगा, अनु प्लस उदित, इसमें सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, यानी ऊ मिलके बड़े ऊ बना देंगे, तो इस प्रकार ये भी सही है। और अनुविचरण में कौन सी संधि होगी, तो ये हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण, सही है ना, क्योंकि बड़ी ही होगी जब भी, तो ये क्या है कि न तो आधा हो जाएगा, ऊ की मात्रा ये व में चेंज हो जाएगी, ये यण संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी है परा, ये गलत है, क्यों, पर प्लस अर्थ होगा तब जाके सवर्ण दीर्घ हुए परार्थ हो जाएगा। बाकी ऐसे पर प्लस आश्रित है, ये यानी कथन गलत है, यानी ये गलत है। बाकी सुदूर में सही है, दूर में उपसर्ग सु जुड़ रहा है, कृत में आपका सु जुड़े जाएगा तो सुकृत, यानी ए 1 2 और 4 ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पर अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है, यानी आपको तत्पुरुष समास का इसमें से बताना है कौन सा इसमें से गलत है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा होगी तो इसमें संप्रदान कारक होगा, न कि संबंध होगा, ठीक है। देशाटन अधिकरण हो जाएगा, ये बात सही है। रेखांकित यानी रेखा के द्वारा अंकित, तो ये निश्चित तौर से कर्ण हो जाएगा। बाकी देश निर्वासित यानी देश से आपको बाहर कर देना, तो यह अपादन यानी पद से भ्रष्ट, तो उसमें भी यही होता है, यानी अपादन होता है, इन्हें अलग कर देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एक ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशेषण के संबंध में कौन सा गलत है, 35 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। एक रहेगा जब विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति का मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ये बात सही है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे, ये बात सही है। कक्षा में अगर 60 छात्र पढ़ते हैं तो ये संज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो संकेतवाचक विशेषण किसी भी वस्तु की माप तोल का बोध नहीं कराते हैं, वो तो संकेत करते हैं, तो माप तोल तो आपके ये परिमाण में आएगी ना, न कि इसमें आएंगे, तो ये परिमाणवाचक आप कह सकते हैं विशेषण होगा, न कि आपके संकेतवाचक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है वार्तनिक अशुद्धि नहीं है, यानी जो शुद्ध है वो बताने हैं। अब इसमें से देखो, एक तो शताब्दी सही लिखा हुआ है, तो फिर सुधीजन भी सही है, बाकी ये इनमें किसी में एक सही है, किसी में दोनों गलत हैं, तो इस प्रकार का ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं, इनमें इस प्रकार के चाटना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से आपको कादम्बरी और कादम्बिनी ये शब्द युग्म में दे रखे हैं, इनके सही अर्थ बताने हैं। देखा जाए तो वैसे कादम्बरी का मतलब शराब होता है, और आपकी कादम्बिनी ये होती है गठा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। जैसे मैंने है, तो आज है व्याकरण पढ़ा है, तो ये पुरुषवाचक है, क्योंकि मैंने ये आपके पुरुषवाचक के 3 होते हैं ना, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये आपका मैंने का मतलब मैं है, तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है, पुरुषवाचक की बात कर रहा है। कमरे में कोई है, अंडरलाइन लगा हुआ है, कोई का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, तो ये प्रश्नवाचक, पहली बात तो इसमें लग नहीं रहा है, दूसरी बात इसमें ये प्रश्नवाचक नहीं होगा, ये तो संकेतवाचक हो जाएगा, एक तरह से संकेत कर रहा है ना कि इसी ने मेरी ज़िंदगी खराब की है, तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। बाकी ये वह स्वयं को सुधार रहा है, यानी वो स्वयं निजी की, यानी मैं अपने आप चला जाऊँगा, ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द होते हैं वो निजवाचक में आते हैं। ठीक है, तो ये सही है, और 2 सही था और 1 सही था, तो इसमें से फिर गलत क्या था, तो गलत प्रयोग हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां है कि निम्न में से कौन सा शब्द है अपने युग में सही सुमिलित नहीं है। जैसे अजंत है, अज प्लस अंत होता है व्यंजन संधि, सही है। फिर दूसरा है वय वृद्ध, इसमें विसर्ग हो जाएगी, वय फिर विसर्ग फिर आपकी वृद्ध, तो वय वृद्ध हो जाएगी। महोदार्य, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी क्या, महा प्लस औदार्य, यानी महा प्लस औदार्य हो जाएगी, तो ये भी बात सही है, तो ये तो तीनों सही हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये गुण संधि नहीं होगा, ये लिखना है ना कि तजो पुंज, तो ये तज होगा, तज विसर्ग और आपका हो जाएगा पुंज, तो ये बनेगा तजो पुंज, तो ये गुण नहीं होगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन सा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है, जो नहीं है वो चूज करना है। तो इसमें से जो आपका वेदव्य है ना, ये नहीं है, बाकी सभी चाहे आपके वैनती हो, कौरव हो या वासुदेव है, ये सभी संबंधित है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41वां है, इसमें से विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है, वो बताना है। जैसे घमंडी और विनीत, तो ये बात तो सही है। चिरायु और दीर्घायु ये तो समान हो गए ना, यानी ये सिमिलर हो गए, हो जाओगे। हमें पूछा था विलोम, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बाकी तारुण्य का वारद्य होगा, तेजस्वी का निस्तेज होगा, इसका 2 नंबर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर, इनमें से कौन सा है जो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। चाप होगा, कार्मुक होगा, सरासन भी हो जाएगा, लेकिन आपका कासार नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से क्या बताना है कि नीम हकीम खतरे जान लोकांक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका हो जाएगा अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से क्या बताना है कि कौन सा विकल्प है जो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें मोस्टली ये है कि कोई क्रिया मुख्य क्रिया होती है ना, उससे पहले कोई अन्य क्रिया हो जाए। जैसे राम खेलकर चला गया, तो देखो एक तो खेलकर, सॉरी नहीं खेलकर नहीं, चला गया, सही बात है, खेलकर चला गया, कर लग जाती है, मोस्टली ये पूर्वकालिक क्रिया में कर लग जाती है, तो ये खेलकर एक हो जाएगी, वो गया, तो इस प्रकार है, ये क्रिया पहले हुई है फिर बाद में ये हुई है, इस वजह से कहते हैं इसे पूर्वकालिक क्रिया, तो ये तो संबंधित है। बाकी तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, तो ये नहीं होगा। बाकी सीता खाना खाकर जयपुर गई, तो पहले तो बना कर खाना, फिर उसके बाद जाएगी, तो ये पूर्वकालिक का हो जाएगा। बाकी अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, ये देकर यानी देना, तो कर लगा हुआ है ना, तो ये पहले हो जाएगा, पढ़ाना बाद में हो जाएगा, तो ये भी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो जो संबंधित था नहीं वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा इसमें से गलत है वो चूज करना है। जिसे वहन करना कठिन हो उसे दुर्विभाव्य कहते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। जिसे किसी ने न सूंघा हो उसे अनाग्रात कहेंगे, तो ये बात सही है। कोई काम करने की इच्छा होती है उसे चिकित्सा बोलते हैं, ये भी बात सही है। विजय प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा होती है उसे विजिगीषा बोलते हैं। ठीक है,
तो ये तो सही थे, 2 3 4 गलत था, वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इसके बाद है आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, वो इंग्लिश से संबंधित आते हैं, जो पर्टिकुलर ग्रामर के होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो सकते हैं आंसर। इसमें से आपको करेक्ट टेंस है वो बताना है। इसमें से क्या आएगा, द हेडमास्टर फिल इन द ब्लैंक्स टू मीट यू। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि वांट्स, वो चाहते हैं आपसे मिलना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें से क्या बताना है आपको, फ्रेजल वर्ब दे रखी है सेंड फॉर, इसका क्या मीन्स निकल के आएगा, इसका आएगा कॉल समवन इन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपको नरेशन दे रखा है, इनडायरेक्ट दे रखा है, इसका सॉरी डायरेक्ट दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट बताना है सही क्या होगा। जैसे आई सेड टू हिम, तो इसका हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, ठीक है, लेकिन बाद में चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन दे रखा है डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, तो इसका जो आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा शी आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको सेंटेंस कौन सा है वो इनकरेक्ट बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कूट भी दे रखे हैं नीचे। इसमें से गलत हो जाएगा बी वाला, नॉट ब्रेक्ड, क्योंकि नॉट के बाद है ये गलत थर्ड फॉर्म में, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें से आपको है वन वर्ड बताना है, किसका, सिनेक्योर का। इसका मतलब क्या होगा, ये संबंधित हो जाएगा आपका, हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेजल वर्ब, फिर पूछी है गिव इन की। तो इसका फिर क्या हो जाएगा, गिव इन का हो जाएगा सरेंडर करना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको इसमें से मॉडल ऑक्सिलरी बताना क्या आएगा। ये दे रखा है सेंटेंस, योर मदर इज द सीरियसली इल, यू फिल इन द ब्लैंक्स लीव फॉर होम एट वंस। तो हम कहेंगे मस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है आपको करेक्ट टेंस बताना है कि सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम कहेंगे वाज मूविंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें प्रपोजिशन आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सबसे इसमें से सही है कि मोहन गेजेट फिल इन द ब्लैंक द स्काई इन द होप ऑफ रेन। तो इसका ऑप्शन नंबर हम ये कहेंगे 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से आपको प्रपोजिशन पढ़ना है, ही टोल्ड ऑल फिल इन द ब्लैंक्स द इंसिडेंट। तो हम ये कहेंगे इसमें आएगा अबाउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे कि आपको है चूज द मोस्ट appropriate प्रपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम गोइंग होम द डे फिल इन द ब्लैंक्स टुमारो। तो हम ये कहेंगे आफ्टर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो हम ये कहेंगे इसमें आ जाएगा आपका नो सूनर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, या 2 नंबर। इसमें क्या बताना है आपको, टाइम आउट की फ्रेजल वर्ब का मीन्स बताना है, क्या किसके संदर्भ में सही है ये। हम कहेंगे टू एविक्ट समवन। इन टर्न आउट का मतलब यहाँ पे निकल के आएगा टू एविक्ट समवन। नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें भी अंडरलाइन इडियम्स बतानी है आपको। जैसे वेदर फ्रेंड्स का इसमें मीन्स क्या निकल के आएगा, तो हम ये कहेंगे इसमें से 2 नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा, फ्रेंड्स हु आर लॉयली ओनली ड्यूरिंग एट टाइम ऑफ सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी आपको इनडायरेक्ट वो सॉरी एक्टिव दे रखा है ये वाला, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि हैज द वर्क बीन डन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन देख लिए थे। अब इसके बाद देख लेते हैं जो हिंदी के आपके ग्रामर से संबंधित और आपकी टीचिंग मेथड से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो ये आपके 91 से स्टार्ट होंगे, तो 91, 90 और 91। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कंपटीशन पूछ ही लिए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है,
क्योंकि ये अध्यक्ष वगैरह में कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं 95 से। ये है, आपको बताना है क्या कि इनमें से सामासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ग्रामर के भी क्वेश्चन मिलेंगे और टीचिंग मेथड के। जैसे कि ऋषिकेश में बहुब्री हो जाएगा, सही बात है। मंदाकिनी तत्पुरुष नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें होगा कर्मधार, क्योंकि ये तो मंदाकिनी है। एक शब्द आता है क्रोधाग्नि, तो ये भी क्रोधाग्नि, तो ये क्रोधाग्नि है ना, इसमें भी आपका होता है क्रोध के रूप में। तो निश्चित तौर से ये जो आपकी मंदाकिनी है ये भी आपका इसमें कर्मधार समास होगा, ना कि तत्पुरुष। तो यही राइट आंसर होगा। बाकी उचित अनुचित में आपका द्वंद्व हो जाएगा, अनुरूप में अव्ययभाव हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका एक सोपान नहीं है, हालांकि इसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ये जो CDP का एक यानी CDP मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें लगता है ये टॉपिक, वो पूछा है यहाँ पे हिंदी में। तो देख लेते हैं, ये शिक्षण विधियों में आते हैं। हालांकि CDP का भाग है, लेकिन शिक्षण विधियों में पूछ लिया है। तो इसका देखो, समस्या की पहचान की जाती, सही बात है। समस्या को परिभाषित करना, उनकी समस्या जो सीमाएं तय करना, सही बात है। समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, ये भी बात सही है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इसमें कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें जो भी कल्पना होती है उनका निर्माण किया जाता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद है 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताऊंगा निम्न में से कौन सा है उद्देश्य लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो देखो, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है वो बताना है। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हीं आधार पर चलेंगे। कैसे, ये कह रहा है छात्रों को लिपि शब्द मुहावरे का ज्ञान होना कराना चाहिए, ये बात सही है। बालकों को सुंदर स्पष्ट सुडौल अक्षर लिखने में निपुणता हासिल हो, इस प्रकार करना चाहिए, सही बात है। बालकों को वाक्य रचना और नियमों को परिचित कराना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गाने सुनाने चाहिए या गीत सुनाने चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं लेखन की, वो गीत से कोई संबंध नहीं होता है इनका। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। मैंने ये बताया था कि अगर आपको संस्कृत के अगर सूत्र याद हैं तो आप डायरेक्टली इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। उच्चारण स्थान पूछा है, इसमें से गलत है वो चूज करना है। देखो, अब इसका सूत्र क्या होता है, जैसे मैं इसमें ई आई चाय, इसे बोलते हैं इचुआ सा नाम तालु, ठीक है, इचुआ सा नाम तालु, यानी इसमें ई आएगा और च वर्ग पूरा, तो ये आपके होते हैं तालु से, ना कि कंठ से। तो डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। बाकी जो प वर्ग होता है वो ओष्ठ में आते हैं, और त वर्ग और ल स ये यानी लतु सा नाम दंता होता है, रेटूर सा नाम मूर्धा होता है। ये सूत्र होते हैं, डायरेक्टली पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका देखेंगे क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है 102 नंबर क्वेश्चन, ये देखिएगा। इसमें पूछा है कि एक श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। देखो, रेडियो होता है, श्रव्य में ही आएगा। टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य में आएगा। लिखवा फोन भी आपका कह सकते हैं श्रव्य में आएगा, लेकिन टेलीविजन नहीं आएगा। टेलीविजन है ना, वो श्रव्य के साथ साथ आपका दृश्य है, ठीक है, दृश्य साधन भी हो जाएगा, यानी ऑडियो विजुअल हो जाएगा। लेकिन हमें तो केवल श्रव्य पूछा था, इस वजह से इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी लिखवा फोन आपको नया लग रहा हो, लिखवा फोन का मतलब होता है कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो क्या करता है, कोई शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहा सही ढंग से, तो इसे लिखवा फोन के थ्रू रिकॉर्ड कर लेता है, फिर उन्हीं को बार बार उच्चारित करता है, जिससे उसकी जो शब्द को लेकर या किसी अन्य चीज़ को लेकर है उसकी उससे संबंधित है जो भी त्रुटि होती है या वर्तनी संबंधी जो भी, तो उसे शुद्ध कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है 106 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपका जो मौन पठन होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे छात्रों को चिंतन तर्क करने की शक्ति का विकास करना हो, ये भी हो जाएगा। छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने अभ्यास करने में ये भी सहायक होगा। परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप में देना, ये भी होगा, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 110 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं किस प्रकार पूछा है। ये ध्यान रख सकते हैं, ये कंपटीशन पूछा जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि देवनागरी होगी ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 343। इसके बाद है 111 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि जो अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होगी, यानी जो आपका गुड करिकुलम है, यानी एक अच्छे करिकुलम की क्या विशेषता नहीं होगी, यहाँ पे ये पूछा है। तो देख लीजिएगा, इसमें से जैसे पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों को पूर्ति करना, सही बात है। पाठ्यक्रम को व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान न रखना, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा, चाहे वो प्रतिभाशाली है, औसत है, मंदबुद्धि वाला है, सभी के लिए पाठ्यक्रम ध्यान रखा जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है नहीं ध्यान रखेंगे, तो ये गलत है। बाकी 3 नंबर ऑप्शन था, पाठ्य पुस्तक इस तरह को छात्रों को बाह्य हो
यानी पाठ्यक्रम का जो उस स्तर के छात्रों के ग्राह्य हो, यानी आप ये कह रहे हो कि क्लास 4 का बच्चा है तो उसी के अनुकूलित हो, तो ये बात सही है। बाकी आपका नेक्स्ट दे रखा है पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला, तो ये बात सही है। इसके बाद देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा है, इसमें से आपको बताना है कि शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। जैसे छाया है, ये तत्सम है, सही बात है। उलुक है, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हमेशा है विदेश शब्द है, विहड़ है, ये देशा शब्द है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 है जो गलत है, क्योंकि ये तद्भव नहीं है। उलुक ये आपके उल्लू से संबंधित होता है, ये तत्सम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 118 नंबर। इसमें क्या पूछा है, 118 में क्या पूछा है, ये है, ठीक है, ये वाला है। ये विसर्ग संधि से पूछा है कि इसमें से असंगत बताइए। जैसे मन प्लस कामना, मनोकामना, तो ये मनोकामना नहीं होगी, मन कामना होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी ये यश प्लस भव, तो यशो भव होगा। सिर प्लस मणि, शिरोमणि होगा। अध प्लस गति, अधोगति होगा। ये आप कहीं का अपवाद माना जाता है, तो इसका मनोकामना नहीं होगा, मन कामना होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसे याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक है, लेखक कौन है, तो ये हेराल्ड ई पामर हो जाएंगे, फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन ये है कि जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है, तो हम ये व्यक्तिगत विभिन्नता वाला सिद्धांत ना उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 124 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा इसमें से असंगत है वो बताइएगा। जैसे कृतिका में ए प्रत्यय लगेगा तो कार्तिक हो जाएगा, ये बात सही है। संस्कृति में आयन लग जाएगा तो सांस्कृत्यायन हो जाएगा, ये भी बात सही है। विधेय में ई प्रत्यय लगाएं वेद ही हो जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन नौका में इला लगाएं नोकीला नहीं बनेगा सब, तो ये गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद है 125 नंबर क्वेश्चन। इसमें से बताइएगा कि किसमें एकाधिक यानी एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त किए गए हैं। आप सभी में देखेंगे इसमें अधि एक हो जाएगा, इसमें भी एक अधि हो जाएगा, इसमें भी एक अधि हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 है। एक तो अधि होगा, ठीक है, इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी, फिर इसके बाद है आ हो जाएगा, फिर इसके बाद है रूप शब्द है ही मूल, तो इस प्रकार है अध्यारोप बनेगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद है फिर 137 नंबर। तो 137 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। 33 हो गया, फिर उसके बाद 38, 33, 37 ये रहा। इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध है, तो ये बताइएगा। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे ये दे रखा ना गत्यावरोध, ये गलत दे रखा है, क्योंकि गति प्लस अवरोध होता है। तो मैं लिख के, एक तो एक्चुअल में क्या है कि मैं फ़ोन पे ये वीडियो बनाता हूँ, तो हमारी स्क्रीन है ना वो अलग ही गजब चीज़ चलती है इस पर। ये गति प्लस अवरोध यानी सही से लिखते हैं, वो गलत लिख के बता देता है ये, तो ये हो जाएगा। देखो ये गति है ना ती, इसमें चोटी की मात्रा है, ये यम में चेंज हो जाएगी, और त है ये इसमें मिल जाएगा, ये आके यहाँ मिल जाएगा, तो ये फिर गत्य अवरोध होगा, ना कि गत्य अवरोध, ठीक है। तो इस प्रकार का शब्द बनेगा, ना कि ये। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद में विसर्ग संधि होती है, आशी विसर्ग प्लस वाद, तो ये वह होता है ना, इस पर चढ़ जाता है, तो आशीर्वाद है, और जबकि ये गलत दे रखा था, इस प्रकार का ऐसे नहीं लिखा जाता। बाकी सुपर्ण का है ना और ज्योतिषना, ये शुद्ध शब्द हैं, ठीक है। बाकी दवाइयाँ ये गलत है, दवाइयाँ तो सही हैं लेकिन दुरावस्था गलत है, ठीक है। इसी प्रकार किसी में एक सही, किसी में एक गलत है, लेकिन हमें तो केवल ये बताना शुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद है 142 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। 38 इधर आएगा, 42 ये रहा। 142 नंबर में क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपसे अर्थ की दृष्टि से वाक्य में कौन सा युग्म कह सकते हैं असंगत है। ध्यान रखना है, वाक्य होते हैं रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर 3 होते हैं, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिक्स वाक्य, और आपके 8 प्रकार होते हैं। उनमें से ये 4 तो आपको दे रखे हैं इनमें से, तो देख लेते हैं किस प्रकार हैं। भारत एक सुंदर देश है, ये विधानार्थक होता है, सही बात है। आपका बोलना उचित नहीं है, ये निषेधात्मक हो जाएगा, ये भी बात सही है।
हो सकता है कि वह आप आज शाम को आए, तो इस संकेतार्थक थोड़ी है, ये तो संभाव्य हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें से असंगत था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी 4 नंबर ऑप्शन था, यहाँ आप बैठ जाइए, प्रतीक्षा कीजिए, या अज्ञात तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 140, ये वाला। इसमें बताना है मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, जैसे कि कान खड़े होना, सतर्क होना, ये बात तो सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना या बिना प्रयास के कोई भी चीज़ मिल जाना, ये भी बात सही है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी किसी के बस में रहना, ये गलत है। बाकी कुएं में भांग पड़ना, इसका मतलब है सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, बाकी सभी सही थे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है क्या? 148 नंबर और देख लीजिएगा, ये वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीखने को ही मिलेगा। ये कह रहा है कौन सा विकल्प है जो अनुचित है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। तो आप पहला ऑप्शन पढ़िएगा। ये कह रहा है कि सामीप्य, कौशल एवं महात्म्य शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी है दूसरा है कि सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक होते हैं। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है वाक्य के प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। और चौथा ऑप्शन है कि द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म अप्राणीवाचक और द्वितीय कर्म आपका प्राणीवाचक होता है। ये कथन मुझे कुछ अजीबोगरीब लग रहा है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी आधार पर पता करेंगे ये सही कह रहा है ये नहीं कह रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे राम है, राम विद्यार्थियों को गणित पढ़ाता है। देखो मैं शुद्ध लिख रहा हूँ, पर ये क्या है कि हमारा मोबाइल हमारा साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से ये गलत से लिख जाते हैं, ठीक है। ये है, अब देखो हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि इसमें जो फर्स्ट कर्म होगा वो क्या कह रहा है, ये अप्राणीवाचक होगा, यह निर्जीव होगा। और दूसरा होगा वो कैसा होगा, प्राणीवाचक होगा। देखिए लॉजिक लगाइएगा, राम कर्ता हो जाएगा, ठीक है, क्रिया पढ़ाना हो जाएगी, तो पहला कर्म तो कर देते हैं, तो वो सॉरी पहला कर्म क्यों, ये सेकंड कर्म है, क्योंकि आपका फर्स्ट कर्म तो ये विद्यार्थी है। राम क्या पढ़ाता है, गणित, किसी या किसको पढ़ाता है, वो विद्यार्थियों को, यानी हम ये कहेंगे फर्स्ट कर्म होगा वो आपका प्राणीवाचक होगा, यानी लिविंग वाले होंगे, यानी हम जो भी स्टूडेंट होंगे वो लिविंग होंगे। गणित एक आपका निर्जीव होगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपका प्रथम कर्म होगा वो प्राणीवाचक होगा, द्वितीय कर्म होगा वो अप्राणीवाचक होगा, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि द्विकर्म क्रिया में प्रथम कर्म है वो अप्राणीवाचक है, जबकि हमने सेंटेंस देखा था उसमें ये था प्राणीवाचक, यानी विद्यार्थी प्राणीवाचक थे। बाकी सेकंड था वो तो आपका अप्राणीवाचक हो जाएगा, तो यानी हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। बाकी हमने ये भी देखा ना, सर्वनाम विकारी पद वचन और कारक के विकारक हैं, ये भी बात सही थी। और वाक्य के आधार पर यानी वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी उद्देश्य का मतलब कर्ता से और विधेय का मतलब क्रिया से। तो यानी हम ओवरऑल देखें तो ये तीनों कथन सही थे, गलत था वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? और कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा है। ये ओवरऑल हम ये कहें कि हमने जो भी इसमें क्वेश्चन थे वो ओवरऑल देख लिए हैं, और इसमें से कुछ चीज़ें छूट रही जैसे रीजनिंग और हरियाणा जी के, ठीक है, इन्हें हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा ही होता जा रहा है, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।